ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कंसेप्ट का नाम है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। टू अंडरस्टैंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वी फर्स्ट हैव टू लर्न फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो पहले हम लोग वाटर का फेज डायग्राम स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद ट्रिपल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फेज का मतलब स्टेट, सब्सटेंस के डिफरेंट स्टेट्स को बोलेंगे डिफरेंट फेजेस। यूजुअली वी कंसिडर थ्री स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस या थ्री फेज ऑफ अ सब्सटेंस: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो थ्री फेज कौन से होंगे सब्सटेंस के? फेज का मतलब स्टेट, सॉलिड स्टेट या सॉलिड फेज, लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज, या गैसियस फेज या गैसियस स्टेट। पर यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाटर। तो वाटर के तीन फेज कौन से होंगे? सॉलिड स्टेट होगा आइस, लिक्विड स्टेट होगा वाटर एंड गैसियस स्टेट होगा वाटर वेपर। ओके, एंड फेज डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच वी शो ऑल द थ्री फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस। हम लोग डिस्कस करें फेज डायग्राम ऑफ वाटर। वैसे हर एक सब्सटेंस का फेज डायग्राम पॉसिबल है और इस डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे? सब्सटेंस के डिफरेंट फेजेस को शो करेंगे। एंड फेज डायग्राम एक ग्राफ होगा। इट्स अ प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। का मतलब इस डायग्राम में, फेज डायग्राम में, प्रेशर इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। प्रेशर का यूनिट यहां पे मैंने लिया है सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। Hg का मतलब मर्क्यूरी। तो यहां पे प्रेशर का यूनिट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। एंड ये डायग्राम जो है ये वाटर का फेज डायग्राम है। इन फेज डायग्राम एज आई सेड, प्रेशर इज ऑन द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस। का मतलब इट्स अ प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। And this is phase diagram of water. As we see in the diagram, phase diagram of water consists of three curves. इसमें तीन कर्व मैंने ड्रॉ किए हैं: कर्व AB, कर्व AC एंड कर्व AD। इसमें थ्री कर्व्स मैंने ड्रॉ किए: कर्व AB, कर्व AC एंड कर्व AD। And these three curves divide this graph into three region. इन तीन कर्व्स ने ग्राफ को तीन पार्ट में डिवाइड किया है या तीन एरिया या तीन रीजन में डिवाइड किया है। इस डायग्राम में, का मतलब फेज डायग्राम में, हमको पता करना है ये जो रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और कर्व का जो इंटरसेक्शन है, देखो पॉइंट ए। Point A is the intersection of all the three curves. तो ये point A का significance क्या है? That we have to understand. In a phase diagram, each region, जैसे ये एक region है, ये एक region है, ये third region है, तो each region in a phase diagram represent one particular phase of a substance. Phase diagram में जो region होगा ये सब्सटेंस का एक फेज या एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब दिस रीजन रिप्रेजेंट सॉलिड फेज ऑफ वाटर, दैट इज आइस। दिस रीजन रिप्रेजेंट लिक्विड फेज ऑफ वाटर, दैट इज वाटर। एंड दिस रीजन रिप्रेजेंट द गैसियस फेज ऑफ वाटर, विच इज वाटर वेपर। नाउ इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द फेज डायग्राम, अगर मैंने किधर भी एक पॉइंट कंसिडर किया, जैसे ये मैंने पॉइंट कंसिडर किया, यहां मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, आई टेक अ पॉइंट ओवर हियर, तो एवरी पॉइंट ऑन अ फेज डायग्राम will have a definite value of pressure and will have a definite value of temperature. बिकॉज ये पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट टेम्परेचर का वैल्यू होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट प्रेशर का वैल्यू होगा। सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट इज प्रेशर, एक्स कोऑर्डिनेट इज टेम्परेचर। सेम हैपेंस फॉर दिस पॉइंट, सेम इज फॉर पॉइंट ए।
तो एवरी पॉइंट ऑन अ फेज डायग्राम हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड डेफिनेट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, और जो रीजन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट का एक प्रेशर होगा और एक टेम्परेचर होगा, और उन प्रेशर पे और उस टेम्परेचर पे वाटर विल एग्जिस्ट इन आइस फेज, जो लो टेम्परेचर होगा, बिकॉज लो टेम्परेचर पे वाटर कंडेंसेस इनटू आइस। फिर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आइस विल मेल्ट इनटू वाटर। तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके प्रेशर एंड टेम्परेचर के वैल्यूज पे वाटर विल एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, और यहां पे जितने भी पॉइंट्स होंगे जहां पे वाटर विल एग्जिस्ट इनटू गैसियस फेज। सबसे पहले इन कर्व्स को अंडरस्टैंड करते हैं। कर्व AB जो यहां पे ड्रॉ किया है, कर्व AB is called fusion curve, also called ice line. Curve AB is called fusion curve या ice line. इस कर्व AB पे भी कुछ पॉइंट्स होंगे, है ना? There are points on the curve AB. तो इन पॉइंट्स के जो प्रेशर एंड टेम्परेचर होंगे उन पॉइंट्स पे आइस एंड वाटर विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, को एग्जिस्टेंस होगा दोनों का मतलब इस कर्व पे या इस लाइन पे आइस एंड वाटर का को एग्जिस्टेंस होगा, दे विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। का मतलब आइस एंड वाटर का प्रेशर भी सेम होगा और टेम्परेचर भी सेम होगा। तो कर्व रिप्रेजेंट, ये जो कर्व्स है ना, दिस कर्व्स रिप्रेजेंट को एग्जिस्टेंस ऑफ टू फेजेस। का मतलब दो फेज एक साथ वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, जबकि रीजन में जो है यहाँ पे कोई भी एक फेज होगा, बट कर्व पे जो पॉइंट्स होंगे वहां पे दो फेजेस एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर। तो यहां पे ऑन द फ्यूजन कर्व आइस एंड वाटर विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। फिर कर्व AC जो है, कर्व AC को बोलेंगे वेपराइजेशन कर्व या स्टीम लाइन। दिस इज वेपराइजेशन कर्व या स्टीम लाइन। इस कर्व AC के एक तरफ लिक्विड फेज है, दूसरी तरफ वेपर फेज है, बट कर्व AC पे जो पॉइंट्स होंगे इन पॉइंट्स पे वाटर विल को एग्जिस्ट इन दीज टू फेजेस साइमल्टेनियसली एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर। फिर ये जो तीसरा कर्व है, कर्व AD, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व या ओवर फ्रॉस्ट लाइन। कर्व AD को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन कर्व या ओवर फ्रॉस्ट लाइन। इस कर्व के एक तरफ आइस फेज है, दूसरी तरफ वेपर फेज है, बट अगर कर्व AD पे समझो मैंने पॉइंट्स लिए तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर टेम्परेचर होंगे वहां पे दोनों फेजेस को एग्जिस्ट करेंगे इन इक्विलिब्रियम। का मतलब आइस एंड वेपर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम, का मतलब एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर। ओके, देन हियर वी ऑब्जर्व दैट कि इफ आई कीप प्रेशर कांस्टेंट, सपोज मैंने प्रेशर को रखा कांस्टेंट और टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर तो फिर क्या हो जाएगा? आइस मेल्ट हो जाएगा एंड आइस विल टर्न इनटू वाटर। या अगर मैंने टेम्परेचर को कम किया तो वाटर विल कंडेंस इनटू आइस, है ना? तो ये होगा आइस टू वाटर कन्वर्शन, ये होगा वाटर से आइस कन्वर्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर यहां पे देखो, अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट किया और टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो फिर क्या हो जाएगा? वाटर विल टर्न इनटू वाटर वेपर ना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। एंड अगर टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज किया तो वाटर वेपर विल टर्न इनटू वाटर। ठीक है, तो यहां पे हमको पता चलेगा कि आइस का वाटर कैसे हो सकता है, वाटर का आइस कैसे हो सकता है ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो ऐसे तीन कर्व्स होंगे, कर्व AB, कर्व AC एंड कर्व AD। कर्व AB को बोलेंगे फ्यूजन कर्व, कर्व AC को बोलेंगे वेपराइजेशन कर्व, कर्व AD इज कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व। एंड कर्व पे दो फेजेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। जैसे इस कर्व पे जो पॉइंट्स होंगे वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर का वैल्यू मिलेगा जहां पे आइस एंड वाटर विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली।
इस कर्व पे जो पॉइंट्स होंगे वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर के वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ पे वाटर एंड वेपर विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, और इस पॉइंट पे क्या होंगे, आइस एंड वेपर विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। ओके, तो रीजन में सिर्फ एक फेज होता है, बट कर्व पे दो फेजेस का को एग्जिस्टेंस होता है। अभी तीन कर्व कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री कर्व्स। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है ये तीनों कर्व के लिए कॉमन है। तो पॉइंट ए पे ये तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। एक साथ एग्जिस्ट करने का मतलब दे विल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, और एक यूनिक पॉइंट होगा। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन पॉइंट होगा, और उस पॉइंट का एक यूनिक प्रेशर होगा और एक यूनिक टेम्परेचर भी होगा। तो सच अ पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री कर्व्स, such a point where all the three phases of water will coexist in equilibrium, such a point is called triple point of water. तो इस ग्राफ में जो पॉइंट ए है, जहां पे तीनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां पे तीनों फेजेस एक साथ होंगे, तो उसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट एक यूनिक कंडीशन होगा प्रेशर एंड टेम्परेचर का। इट्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री फेजेस ऑफ वाटर विल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। का मतलब आइस फेज, वाटर फेज और वेपर फेज एक साथ होंगे एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? Triple point of water is the state, is a condition at which three phases of water, that is ice, water and water vapor, are equally stable. का मतलब they are in coexistence, in equilibrium. का मतलब तीनों फेज आपको एक साथ दिखाई देंगे at same temperature, at same pressure. And what are the unique values of pressure and temperature of triple point? ट्रिपल पॉइंट किसी भी एक सब्सटेंस का फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करेगा। वाटर का ट्रिपल पॉइंट फिक्स होगा, और ट्रिपल पॉइंट पे आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर के वैल्यूज मिलेंगे। तो देखो, वाटर के लिए प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, टीआर का मतलब ट्रिपल पॉइंट। तो ये जो प्रेशर होगा ना, यूनिक प्रेशर होगा 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसको अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P इक्वल्स टू H रो G। देन वी कैन कन्वर्ट प्रेशर इनटू पास्कल। ये सेंटीमीटर में, उसको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए H रो G का फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे H जो है वो आपको मेंशन किया गया है, ये हाइट H हो गया। तो हाइट कितना है एट ट्रिपल पॉइंट 0.46 सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने 10 टू -2 से मल्टीप्लाई किया टू मेक इट मीटर। रो होगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, बिकॉज बैरोमीटर में लिक्विड कौन सा होता है, मर्क्यूरी। तो रो होगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13,600। ये होगा मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600, और जी का वैल्यू 9.8। तो अगर आप ये वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा पास्कल में। तो ये कितना आएगा, 611.2 पास्कल। ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 611.2 पास्कल। एंड टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन, दैट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस है, उसका अगर केल्विन करना है तो आप क्या करोगे, 273.15 उसमें ऐड करोगे तो आंसर आएगा 273.16। तो दिस आर pressure and temperature के values at the triple point of water. And triple point is a particular state, is a particular point in the phase diagram where all the three phases of water will exist in equilibrium. तो ये हो गया discussion of triple point of water with the help of phase diagram of water. Newton's law of cooling. Now we are going to study Newton's law of cooling. Okay, Newton's law में
एक हॉट बॉडी को सराउंडिंग में प्लेस किया है. हॉट बॉडी इज प्लेस्ड इन अ सराउंडिंग. सराउंडिंग का मतलब एवरीथिंग आउटसाइड द बॉडी. तो अगर एक हॉट बॉडी सराउंडिंग में प्लेस किया है तो सराउंडिंग विल बी रिलेटिवली कोल्ड एज कंपेयर टू हॉट बॉडी. तो हॉट बॉडी क्या करेगा, सराउंडिंग को हीट एमिट करेगा. तो देखो डायग्राम में हॉट बॉडी का टेम्परेचर T डिफाइन किया है और उसके आउटसाइड में जो सराउंडिंग होगा उसका टेम्परेचर T0 है. तो लेट T be the temperature of the hot body and let T0 be the temperature of surrounding. और कंडीशन क्या होगा, T is greater than T0 because hot body है और relatively cold surrounding है. तो इस सिचुएशन में हॉट बॉडी सराउंडिंग को हीट एमिट करेगा, का मतलब रेडिएट करेगा. एट द सेम टाइम हॉट बॉडी सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब भी करेगा. हॉट बॉडी है इसके लिए सिर्फ हीट एमिट नहीं करेगा, वो हीट को एब्सॉर्ब भी कर रहा है. पर यहां पे हॉट बॉडी क्या करेगा, ज्यादा हीट एमिट करेगा और कम हीट को एब्सॉर्ब करेगा बिकॉज इस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सराउंडिंग. तो इफ हॉट बॉडी रेडिएट्स मोर हीट एंड एब्सॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट तो उसका हीट लॉस हो जाएगा, है ना, देयर विल बी लॉस ऑफ हीट. तो जो हीट लॉस होगा उसको डिनोट करेंगे बाय सिंबल dq by dt. तो dq by dt इज द रेट एट विच द हीट इज लॉस्ट बाय द बॉडी. यहां पे dq रिप्रेजेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट एंड dt होगा टाइम इंटरवल. dq क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट एंड dt क्या है, टाइम इंटरवल. एंड ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा ये निगेटिव होना चाहिए. तो इसको लिखा मैंने माइनस dq by dt. ये क्यों नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज एज टाइम इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ हीट लॉस विल डिक्रीज, है ना, हीट डिक्रीज हो रहा है तो जो हीट लॉस होगा वो तो नेगेटिव होगा, ये लॉस है. तो इसको नेगेटिव हम लोग कॉल करेंगे माइनस dq by dt बिकॉज एज टाइम इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीजेस और ये हीट लॉस हो रहा है तो नेगेटिव होगा. एंड एज हीट लूजेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो जैसे बॉडी हीट को लूज करेगा बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा. दैट मींस बॉडी विल कूल डाउन एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो यहां पे बॉडी कूल हो रहा है, कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. तो टेम्परेचर का जो डिक्रीज होगा का मतलब टेम्परेचर का जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा उसको डिनोट करेंगे dt by dt और ये भी निगेटिव होगा because as time increases temperature will decrease. तो ये जो dt by dt है उसको बोलेंगे rate of cooling. It's a rate at which the body is cooling down. Also called rate of fall of temperature. Its rate से temperature fall कर रहा है. Heat loss हो रहा है इसके लिए temperature fall कर रहा है. तो dq by dt होगा rate of loss of heat और d capital T by dt होगा rate of fall of temperature, also called rate of cooling. Now, according to Newton's law of cooling, ये जो rate of loss of heat होगा या rate of cooling होगा, ये temperature difference के proportion में होगा. का मतलब जिस रेट से बॉडी हीट को लूज करेगा या जिस रेट से बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग. इस केस में T माइनस T0 के प्रोपोर्शन में होगा. बट ये जो रिलेशन है dq by dt proportional to T minus T0, this is applicable when the temperature difference is small. ये कंडीशन है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल when temperature difference का मतलब T minus T0 should be very small, less than about 40 डिग्री सेल्सियस. तो देखो यहां पे न्यूटन्स लॉ का मैंने स्टेटमेंट लिखा है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट of a body is directly proportional to the temperature difference between the body and the surrounding, provided the temperature difference is small. ये condition होगा. अगर temperature difference small होगा तो rate of cooling is directly proportional to temperature difference होगा. तो this is statement of Newton's law of cooling.
Therefore we can say minus dq by dt. Minus dq by dt क्या है? Rate of loss of heat है. It's the rate at which the heat is lost by the body. तो it is directly proportional to T minus T0. और यहाँ पे T minus T0 क्या है? Temperature difference. यहाँ पे T stands for temperature of the body and T naught या T0 stands for temperature of the surroundings. Next step में minus dq by dt equals to K T minus T0. यहाँ पे K क्या होगा? Some constant of proportionality. And this constant depends upon the nature of surface of the body. ये बॉडी के नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा. तो माइनस dq by dt इक्वल्स टू K T माइनस T0. अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम लोग एक अलग फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं. We'll express Newton's law of cooling का formula in some other form. And for that purpose, if the temperature of the body falls by small amount dt, तो let dt be the small falling temperature because body heat को lose कर रहा है तो उसका temperature fall कर रहा है. तो let dt be the small fall in temperature in a small time interval dt. तो ये small time interval है और ये small fall in temperature है. Then the amount of heat lost is given by the formula dq is equal to mc dt. We write this formula using definition of specific heat. According to the definition of specific heat, C क्या है? Symbol of specific heat. तो specific का definition क्या होता है? Amount of heat required upon mass into change in temperature या rise in temperature. तो specific heat C equals to dq upon m dt. ये specific heat का definition है. तो फिर dq का फॉर्मूला क्या होगा? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो dq हो जाएगा mc dt, है ना? dq होगा mc dt. तो we write this formula using definition of specific heat. यहाँ पे m is mass of a body, c होगा उसका specific heat और dt होगा उसका small amount of falling temperature. Hence we can say dq by dt is equal to mc dt by dt dividing time on both the side. तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में जो dq by dt है उसको लिखेंगे mc dt by dt. ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो इक्वेशन 1 becomes minus of mc dt by dt is equal to k t minus t0. dq by dt का वैल्यू मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया. फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो mc है उसको यहां पे डिवाइड कर दो, निगेटिव साइन को भी यहां पे ट्रांसफर कर दो तो माइनस साइन गोज टू राइट हैंड साइड एंड mc विल आल्सो गो टू राइट हैंड साइड. तो यहां मिलेगा k अपॉन mc, है ना? ये mc यहां पे डिवाइड हो जाएगा तो वी गेट k अपॉन mc. But since k is constant, body का mass is constant and body का specific heat is also constant. तो k upon mc, k divided by mc भी एक constant value होगा, उसको मैंने k dash कॉल किया. तो this k dash is a new constant and ये k dash कितना होगा? k upon mc होगा. k dash कितना होगा? k upon mc होगा. तो we get the relation dt by dt is equal to minus sign यहां पे चला गया तो minus of k dash t minus T0. So this is another form of Newton's law of cooling. तो Newton's law of cooling equation 1 या equation 2 ऐसे दो फॉर्म से लिखा जा सकता है. Now let us simplify this Newton's law of cooling further. Now simplify this equation 2 further. हम लोग यहां तक आ गए थे. dt by dt is equal to minus of k dash t minus T0. अभी नेक्स्ट स्टेप देखो. यहां मैंने क्या किया है? t माइनस T0 को इसके साथ ले लिया और dt को यहां पे ट्रांसफर किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, इंटीग्रेशन करना है. तो dt अपॉन t माइनस T0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ k डैश dt. का मतलब ये जो t माइनस T0 है ये यहां पे डिवाइड हो गया dt के साथ और ये वाला dt जो है ना डिनोमिनेटर वाला ये k डैश के साथ मल्टीप्लाई हो गया. यहां पे जो k डैश है उसका वैल्यू मैंने क्या डिफाइन किया? ये जो कांस्टेंट k डैश है वो किसके लिए है? k अपॉन mc के लिए है. तो ये जो कांस्टेंट k डैश है इट इज k अपॉन mc. यहां देखो k डैश इक्वल्स टू k अपॉन mc. तो k अपॉन mc को हमने k डैश लिया है. ओके, देन वी से इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो ऑन बोथ द साइड. तो यहां होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस T0 इनटू dt और यहां होगा माइनस ऑफ k डैश इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dt. माइनस k डैश विल बी ब्रॉट आउटसाइड द इंटीग्रेशन बिकॉज़ k डैश इज कांस्टेंट. तो दिस इज इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड.
अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस टी जीरो डी टी का फॉर्मूला होगा log ऑफ टी माइनस टी जीरो टू द बेस ई। यहां पे जो log होगा उसका बेस होगा e, और यहां मैंने फॉर्मूला यूज किया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज log x। तो इस फॉर्मूला से मैंने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है log x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस टी जीरो डी टी क्या होगा log ऑफ टी माइनस टी जीरो। यहां पे टी माइनस टी जीरो एक्स की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं, और यहां पे माइनस के डैश कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा टी, एंड यहां पे सी क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज सी? इट इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो log t minus t0 to the base e is equal to minus of k dash t plus c, where c is constant of integration. Let this be question number 3. अभी अगले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो log वाला टर्म है इसको यहां से यहां ट्रांसफर कर लेंगे। तो bring this log term on the other side, तो ये हो जाएगा t minus t0, log यहां पे चला गया on the right hand side, तो t minus t0 is equal to e raised to माइनस के डैश टी प्लस सी। तो यहां हम लोगों ने एक और फॉर्मूला यूज किया है, यहां हम लोगों ने एक और फॉर्मूला यूज किया है, और फॉर्मूला देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं। हाँ, जो फॉर्मूला मैंने यहां पे यूज किया ना, ये वाला फॉर्मूला, इसको लॉग को मैंने यहां पे ट्रांसफर किया। तो फॉर्मूला क्या है कि when log x इक्वल्स टू y, अगर log of x इक्वल्स टू y है एंड log को अगर मैंने यहां पे ट्रांसफर किया, यहां पे log टू द बेस e है, तो if log x to the base e equals to y, then we can say x equals to e raised to y। तो ये फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है, हाँ, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे t माइनस टी जीरो x है और ये पूरा टर्म y है। तो log अगर इस तरफ जाएगा तो e raised to हो जाएगा। यहाँ पे e stands for exponential। What is e? Exponential। ठीक है, तो t माइनस टी जीरो इक्वल्स टू e raised to माइनस ऑफ k डैश t प्लस c। फिर अगले स्टेप में t0 को मैंने यहां पे ट्रांसफर किया, तो ये नेगेटिव का यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू टी नॉट प्लस e रेस टू c इंटू e रेस टू माइनस ऑफ k डैश t। इसको मैंने लॉ ऑफ इंडाइसिस से स्प्लिट कर दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो ये होगा e रेस टू c इंटू e रेस टू माइनस ऑफ k डैश इंटू t। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया यहां पे। फिर अगले स्टेप में ये जो e रेस टू c है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैंने कॉल किया c डैश। तो लेट e रेस टू c बी c डैश। तो c डैश किसके लिए है? e रेस टू c के लिए है। तो फॉर्मूला बिकम्स t इज इक्वल टू t0 प्लस c डैश e रेस टू माइनस ऑफ k डैश इंटू t, माइनस ऑफ k डैश इंटू t। ओके, तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक और इक्वेशन। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, equation 3 and equation 4 are the different forms of Newton's law of cooling. Different types of graph in Newton's law of cooling. Okay? First graph देखो, फर्स्ट ग्राफ में टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी होगा टेम्परेचर डिफरेंस t माइनस टी जीरो, ये वाला t माइनस टी जीरो टेम्परेचर डिफरेंस, और उसका यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस। ये मैंने y एक्सिस पे लिया और टाइम को लिया x एक्सिस पे, टाइम होगा इन मिनट्स। तो ये ग्राफ एक एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी वर्सेस टाइम ग्राफ इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, है ना। ये डेल्टा टी हो गया और ये टाइम है, और यहाँ पे e क्या है? एक्सपोनेंशियल। तो अगर आप डेल्टा टी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एंड दिस ग्राफ ऑल्सो इंडिकेट्स दैट कि एज टाइम का वैल्यू इंक्रीजेस, देखो यहाँ पे टाइम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी का वैल्यू डिक्रीजेस, है ना। तो एज टाइम इंक्रीजेस डेल्टा टी का वैल्यू डिक्रीजेस। देखो यहाँ पे टी नॉट तो है ना, वो कांस्टेंट है। व्हाट इज टी जीरो? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वो तो कांस्टेंट है। बट टाइम इंक्रीज होने से टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो टी जीरो कांस्टेंट है, बट ये जो टी है टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा टी विल ऑल्सो डिक्रीज। तो एज टाइम इंक्रीजेस
डेल्टा टी का वैल्यू विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। ये होगा फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ जो है वो है log t माइनस t0 वर्सेस टाइम। log t माइनस t0 वर्सेस टाइम। ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप। इस ग्राफ का नेचर कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप। दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये वाला इक्वेशन नंबर 3 देखो। तो इक्वेशन 3 में log t माइनस t0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k डैश t प्लस c। तो उन्होंने log t माइनस t0 को y एक्सिस पे लिया है, ये वाला टर्म, इसको लिया y एक्सिस पे, और ये जो टाइम है उसको लिया x एक्सिस पे। इक्वेशन 3 अगर आप देखोगे तो इक्वेशन 3 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? y is equal to mx plus c. This is equation of straight line. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन 3 के साथ कंपेयर करो। तो along the y axis we have taken log t minus t0 and along the x axis we have taken t. तो यहां पे स्लोप कितना हो गया? माइनस k डैश। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज m, ये कितना होगा? माइनस ऑफ k डैश। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कितना होगा? माइनस ऑफ k डैश। ये होगा इसका स्लोप। एंड व्हाट इज k डैश? k डैश होता है k अपॉन mc, है ना, ये k डैश है। तो इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा, माइनस k डैश। और ये होगा उसका y इंटरसेप्ट। c स्टैंड्स फॉर y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है? c। व्हाट इज c? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये उसका पॉजिटिव y इंटरसेप्ट होगा। तो ऐसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के दो ग्राफ होंगे। पहला ग्राफ होगा डेल्टा टी वर्सेस टाइम एंड दूसरा ग्राफ होगा log t माइनस t0 वर्सेस टाइम। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 11.8। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पैन फिल्ड विथ हॉट फूड, a pan filled with hot food cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes when the room temperature is at 20 degrees Celsius. How long will it take to cool from 71 degrees Celsius to 69 degrees Celsius? तो ये क्वेश्चन है जिसको हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करके सॉल्व करना है। ओके, यहां आपको दो केसेस दिए। देखो, सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ हॉट फूड 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस तक फॉल कर रहा है 2 मिनट्स में। तो ये केस 1 हो गया। टेम्परेचर ऑफ द हॉट फूड चेंजेस फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन टाइम 2 मिनट्स। तो हमको पूछा है कितने टाइम में उसी फूड का टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज होने में 2 मिनट्स का टाइम लगा। तो 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस होने में हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? तो वी हैव टू फाइंड टाइम t2। रूम टेम्परेचर इज गिवन टू अस। रूम टेम्परेचर का मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में T0 कॉल किया था। तो T0 दिया 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग जिसका सिंबल था dt/dt, बट dt/dt निगेटिव होता है। हम लोग यहाँ पे मॉड वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो दिस इज मॉड्यूलस का मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ कूलिंग इज k into t minus t0, where t is temperature of body and t0 का टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अभी केस 1 में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इन केस 1 dt, यहां पे dt क्या होगा? चेंजिंग टेम्परेचर। dt होगा चेंजिंग टेम्परेचर। तो 94 डिग्री सेल्सियस माइनस 86 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज कितना हो गया? 8 डिग्री सेल्सियस। dt होगा करस्पॉन्डिंग टाइम। तो टाइम कितना है?
2 मिनट्स, तो dt होगा टाइम इंटरवल t1 दैट इज 2 मिनट्स। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहां पे हमको टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वन वैल्यू से दूसरा वैल्यू दिया है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये जो T होगा ये होगा बॉडी का एवरेज टेम्परेचर, रिमेंबर दिस। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर वन वैल्यू से दूसरा वैल्यू चेंज हो रहा है तो एवरेज टेम्परेचर हमको यहां पे यूज करना है। तो T होगा एवरेज ऑफ 94 एंड 86 दैट इज 94 प्लस 86 अपॉन 2, ये कितना आएगा 90 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस कूलिंग प्रोसेस इज 90 डिग्री सेल्सियस। तो अभी इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। तो dt कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8। टाइम कितना है dt 2 मिनट्स अपॉन 2, k इज कांस्टेंट, t होगा एवरेज, वो कितना है 90 एंड t0 कितना है 20। 90 माइनस 20 कितना आ गया 70, तो इट इज k इंटू 70। इसको कॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो केस 1 को सॉल्व करने के बाद का मतलब केस 1 को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिला। अभी सिमिलर मेथड फॉलो करेंगे केस 2 के लिए, सेम मेथड फॉलो करो केस 2 के लिए। तो केस 2 में बॉडी का टेम्परेचर 71 से 69 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो dt कितना हो गया, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 71 माइनस 69 कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। dt होगा टाइम टेकन जो हमको फाइंड करना है, तो dt होगा t2 जो हमको फाइंड करना है, और t होगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ 71 एंड 69 दैट इज 71 प्लस 69 अपॉन 2, ये कितना होगा 70 डिग्री सेल्सियस। फिर इन वैल्यूज को भी हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला। तो dt कितना है यहां पे 2 है ना, तो dt इज 2 और ये हमको फाइंड करना है टाइम, तो इसको बोलेगा t2 इक्वल्स टू k इंटू t माइनस t0। t कितना था 70 है ना, t कितना है 70 और t0 कितना है 20। तो इक्वेशन 3 हो जाएगा 2 अपॉन t2 इक्वल्स टू k इंटू 50। अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, इससे हमको टाइम t2 निकालना है। सिंपल, डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3 वी गेट t2 का वैल्यू एज 0.7 मिनट्स। इनको डिवाइड करके 2 और 3 को डिवाइड करके तो टाइम t2 कितना गया 0.7 मिनट्स। इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको इंटू 60 कर दो, बिकॉज 1 मिनट इज 60 सेकंड्स। तो दिस इज 0.7 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 42 सेकंड्स। इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस होगा इन 0.7 मिनट्स या 42 सेकंड्स। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल नंबर 11.8।